आज हम बीएससी पार्ट 2 में फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे सम आयतनिक समीकरण। इस सम आयतनिक समीकरण को वान हाफ समीकरण भी कहते हैं। वान हाफ समीकरण को क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वान हाफ इक्वेशन जो है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस शो करती है। वान हाफ इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल जी बाय डी टी। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को लर्न कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जो डेरिवेशन है हमने शुरू से वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की सहायता से ही किए हैं। अब हम मानक ताप और दाब पे अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को लें तो हमारे पास आ जाएगा डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच नॉट प्लस टी डेल जी नॉट बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमने जो फ्री एनर्जी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर संबंध स्थापित किया था, जिससे हमारे पास आया था डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। यहाँ पर से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर टी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस प्लस टी डेल अपॉन डेल टी माइनस आर टी एल एन के पी। और लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे कैसे लिख लेंगे, इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी। अब यहाँ पर देखिए आर जो है कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और टी जो है वो वेरिएबल है और Kp भी वेरिएबल है, क्योंकि हमने कहा है कि जो Kp है वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो R को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा T और ln Kp का मल्टीप्लिकेशन। और हम जानते हैं कि जब दो चरों का या वेरिएबल का के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले का अवकलन। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, माइनस आर बाहर ले लेंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे, टी को कांस्टेंट रखा और ln Kp का अवकलन किया। प्लस फिर ln Kp को कांस्टेंट रखा और टी का अवकलन किया, और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस आर टी कर देते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन से। फिर अंदर हमारे पास आ जाएगा टी डी एल एन के पी बाई डी टी प्लस डी टी बाई टी, ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये एल एन के पी माइनस आर टी एल एन के पी। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे राइट हैंड साइड वाली, तो ये आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, अब आर टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर टी स्क्वायर आ गया, डी एल एन के पी बाई डी टी, और आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के पी। तो ये यहाँ से माइनस आर टी एल एन के पी और ये माइनस आर टी एल एन के पी, ये दोनों सेम हैं, तो इनकी वैल्यू जो है आपस में कट जाएगी। और फिर इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आर टी प्लस हो जाएगा ये इधर जाने से, डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, और आर टी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर। तो ये वान हाफ इक्वेशन का अवकल रूप है। अब इसके बाद अगर हम इसका समाकलन रूप भी प्राप्त कर सकते हैं, समाकलन रूप प्राप्त करने के लिए हम dt को इधर ले जाके पूरी इक्वेशन का समाकलन करेंगे। अब यहाँ से जो है dt राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट
आर टी स्क्वायर, और जो यहाँ से डी टी था वो इस तरफ डी टी आ जाएगा। अगर T1 ताप पर वैल्यू इक्विलिब्रियम स्थिरांक की Kp1 हो और T2 ताप पे Kp2 हो तो हम दोनों साइड्स को जो है इन लिमिट्स के बीच में समाकलन करेंगे। तो ये आ जाएगा Kp1 से Kp2 dln Kp इज इक्वल टू T1 से T2 डेल्टा H नॉट आर टी स्क्वेयर डी टी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि डेल्टा एच नोट इस टेम्परेचर रेंज के बीच में कांस्टेंट माना है और आर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच नोट और आर इन दोनों को हम बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास T1 से T2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ गया Kp1 से Kp2 डी ln Kp। क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो जब हम डी ln Kp का समाकलन करेंगे तो डी से समाकलन से ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा केवल ln Kp। तो ये हो जाएगा ln Kp और इसकी लिमिट है Kp1 से Kp2 इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R। अब हम जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन है वो होता है x रेज टू पावर n+1/n+1। तो इसी तरह से अगर हमें 1/t स्क्वेयर का समाकलन करना होगा तो इसको लिख सकते हैं हम t की पावर -2, और इसका जब समाकलन करेंगे तो ऊपर वाले फार्मूले से -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 यानी -t रेज टू पावर -1 यानी हो जाएगा -1/t। तो यही फॉर्मूला जब हम यहाँ पे लगाएंगे dt/t स्क्वायर में तो इसका समाकलन आ जाएगा हमारे पास -1/t और इसकी जो लिमिट है वो होगी T1 से T2। यहाँ पे हम लिमिट्स रख देते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे Kp2 आ जाएगी माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R, और पहले अपर लिमिट माइनस माइनस फिर लिखेंगे हम लोअर लिमिट। ये आ जाएगा ln Kp2/Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R, और ये हो जाएगा 1/T1 - 1/T2। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ln है, ln यानी log टू द बेस e, और हम जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो log टू द बेस 10 में होता है, तो इसको log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 log Kp2/Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H नोट अपॉन R, और ये हो जाएगा T1 T2 T2 माइनस T1, और ये आएगा log Kp2/Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R और T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो ये हमारे पास वॉन्ट ऑफ इक्वेशन या सम आयतनिक प्रकारम का समाकलन रूप प्राप्त हो गया है। अब हम केसी सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक के पदों में वॉन्ट ऑफ समीकरण का जो है डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वापस जो है वॉन्ट ऑफ समीकरण का अवकलन रूप लिखते हैं। वो था हमारे पास डी ln Kp/dt इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन RT स्क्वायर। अब हमने जो Kp और Kc में संबंध स्थापित किया था उसके अकॉर्डिंग था Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n। डेल्टा n यहाँ पे जो है उत्पाद के कुल अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। Kp की ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा डी ln, पहले इसका log ही ले लेते हैं ताकि रखने में आसानी हो जाएगी। तो डी ln Kp इज इक्वल टू हो जाएगा log ले लेते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ln Kp की वैल्यू है, फिर इसका log लेके रख देंगे वैल्यू ताकि इजी रहे हमारे को। तो यह आ जाएगा Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा ln Kc प्लस
ln RT रेज टू पावर डेल्टा n इक्वल टू ln KC प्लस पावर आगे आ जाएगी डेल्टा n, और ये हो जाएगा ln R प्लस ln T, या RT भी लिख सकते हैं इसको, ln KC प्लस डेल्टा n ln RT, एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा ln KP। अब हम ln KP की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे। अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा है कि ln KP का अवकलन किया हुआ है, तो इस इक्वेशन में भी हम इस पूरी इक्वेशन का अवकलन कर देंगे, और अवकलन करके फिर जो वैल्यू आएगी उसमें डेल्टा H0/RT² रख देंगे। तो यहाँ से इस समीकरण का अवकलन करने पर यह आ जाएगा dln KP/dt इज इक्वल टू dln KC/dt इज इक्वल टू डेल्टा n प्लस डेल्टा n d/dt ऑफ RT ln RT। ये आ जाएगा dln KC/dt प्लस डेल्टा n, और हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ का जो log है उसका अवकलन होता है log x का जो अवकलन है, अगर हम यहाँ पे देखें कि log x जो है इसका अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ln RT, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो log का अवकलन होगा 1/RT। तो जब ln RT से 1/RT आ गया, फिर log का अवकलन हो गया, अब इसके अंदर वाली टर्म का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन 1 होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ r रह जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आ गया है dln KP/dt इज इक्वल टू दिस टर्म। अब यहाँ से ऊपर से देखें, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दें तो हमें पता है dln KP/dt की वैल्यू है डेल्टा H0/RT²। तो यहाँ से dln KP/dt की वैल्यू डेल्टा H0/RT² रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H0/RT² इज इक्वल टू dln KC/dt, और r से r कैंसिल हो गया, और यह हमारे पास आ गया डेल्टा n/t। अब dln KC/dt को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेंगे और इन दोनों को राइट हैंड साइड पे एक साथ रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dln KC/dt इज इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा H0/RT² माइनस डेल्टा n/t। अब हम राइट हैंड साइड पे जो है LCM लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास RT² डेल्टा H0 माइनस डेल्टा nRT, और ये आ जाएगा dln KC/dt। अब हमने डेल्टा H और डेल्टा E में एक संबंध स्थापित किया था, वो था डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा E0 प्लस डेल्टा nRT। यहाँ से अगर हम समीकरण को रीअरेंज करें तो हम देखते हैं कि डेल्टा E0 बराबर है डेल्टा H0 माइनस डेल्टा nRT। तो ये यहाँ पे डेल्टा H0 माइनस डेल्टा nRT की वैल्यू डेल्टा E0 के इक्वल इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dln KC/dt इज इक्वल टू डेल्टा E0/RT²। ये आ गया है अवकल रूप KC का। KC और KP के अवकल रूप में इतना फ़र्क है कि KC के अंदर डेल्टा E0 आता है और KP में डेल्टा H0 आता है। इसी तरह से अब हम इसको समाकल रूप में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले वाली इक्वेशन में किया था कि जो है dln KC, और इसको हम लेंगे लिमिट KC1 से KC2 के बीच में, और dt को उधर ले जाएंगे तो डेल्टा E0/R को तो बाहर ले लेंगे, और ये आ जाएगा dt/t², और ये आ जाएगा T1 से T2 लिमिट्स के
बीच में पहले की तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों निशान हट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास ln Kc2/Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा E नॉट बाय R, और ये आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। और सेम वही ln को जब हम log में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log Kc2/Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा E नोट 2.303 R, और ये आ गया T2 माइनस T1/T1 T2। तो ये आ गया है हमारे पास Kc के रूप में वॉन हॉफ समीकरण का समाकलन रूप। दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि डेल्टा E0 आ रहा है और वहाँ पर आएगा हमारे पास डेल्टा H0। वही स्थिर आयतन पे जो है ये E आती है एनर्जी की वैल्यू, और वहाँ पे स्थिर दाब पे डेल्टा H आती है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और वॉन हॉफ इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं।